साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग के काब मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि कोई गलत बात नहीं की। राना सनाउल्लाह ऑडियो को गुनाह साबित करना चाह रहे हैं। अपने बयान में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी के केस के लिए एक वकील के साथ गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है। अदलिया इस वक्त अवाम की उम्मीदों का मरकज है। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है और तमाम मुखालिफिन को झूठे केसेस में जेलों में बंद करना चाहती है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये इंशाअल्लाह सानेहा मॉडल टाउन के केस में ही कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि ऑडियो असली होने की सूरत में आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। ऑडियो जाली होने की सूरत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऑडियो लीक होने पर चीफ जस्टिस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा गया कि ऑडियो असली होने की सूरत में आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। ऑडियो जाली होने की सूरत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनरल बाजवा किस हैसियत से रिकॉर्डिंग का इख्तियार रखते थे? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तहकीकात के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। तहकीक की जाए कि जनरल बाजवा के इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है। फैसला सिर्फ अवाम का है और वो किसे वजीर आजम मुंतखब करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए खत में कहा गया है कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान अवामी सतह पर निहायत होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। मंजर आम पर आने वाली मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा अपने हल्फ की सरीह खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। एक इंटरव्यू में जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। हमारे ख्याल में अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। जनरल बाजवा की जानिब से हम के लफ्ज का इस्तेमाल तहकीक तलब है। पीटीआई चेयरमैन ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को ये इख्तियार किसने दिया कि वो मुंतखब वजीर आजम के इख्तिदार में रहने को मुल्क के लिए खतरनाक होने के हवाले से फैसला करें। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम का है कि वो किसे वजीर आजम मुंतखब करना चाहते हैं। इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा का इस ज़िमन में खुद को फैसला साज बनाना आइन के आर्टिकल 244 और तीसरे शेड्यूल में दिए गए हल्फ की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनरल बाजवा ने अपनी गुफ्तगू में नैब को कंट्रोल करने का दावा भी किया। इस दावे की हकीकत से कतई नजर जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि उन्होंने शौकत तरीन के खिलाफ नैब का मुकदमा खत्म करवाया। ये दावा भी हल्फ की खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत अफवाज पाकिस्तान वजारत दिफा के मातहत एक इदारा है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की एक दरख्वास्त अदम पेशी की बिना पर मुस्तरद कर दी। हिफाजती जमानत की दूसरी दरख्वास्त में अदालत ने इमरान खान को पेश होने का एक और मौका दे दिया। तफसीलात नबील नकवी की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नचवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील अजहर सदीक ने इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको पता तो था कि अबूरी जमानत में दरख्वास्त गुजार का पेश होना लाजिम है। कब तक अदालतों को इतने वक्त तक बिठाए रखेंगे? इमरान खान व्हील चेयर पर क्यों नहीं आ सकते? दूसरी समाअत के मौके पर अदम हाजिरी की बिना पर अदालत ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हिफाजती जमानत के एक और मुकदमे की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने 5 मरतबा इमरान खान को अदालत में पेश होने का मौका दिया। चौथी बार समाअत के दौरान अजहर सदीक एडवोकेट ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है। अदालत ने कहा कि इस दरख्वास्त पर और बयान हल्फी पर इमरान खान के दस्तखत एक जैसे नहीं, लिहाजा उन्हें अदालत वजाहत के लिए पेश किया जाए, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। ये संजीदा मामला और अदालत से धोखाधड़ी है। अदालत ने इमरान खान की सिक्योरिटी पर लाया अमल तय करने और इमरान खान को पेश होने के लिए एक और मौका देते हुए समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मुअव्विन ख़ुसूसी अताताड़ ने इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक सवाल उठा दिए। इमरान खान को जमानत के लिए अदालत जाना पड़ेगा, इन्हें घर बैठे रिलीफ लेने की आदत हो गई है। इमरान खान की बारी आई तो सेहतमंद होने के बावजूद कांपे टांग गई हैं, और ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में भी ठीक नहीं हुई? प्रोटेक्टिव बेल के लिए आपकी हाजिरी अटेंडेंस वहां होना जरूरी होता है। उनकी तवक्को ये है कि अदालतें चल के जमान पार्क आएं और वहां आके उनकी हाजिरी लगाई जाए।
آپ کا میرے جیسا پٹیشنر ہوگا تو وہ اسٹریچر پہ بھی عدالت آئے گا, وہ ایمبولینس میں بھی عدالت جائے گا. عدالت تو جانا پڑے گا اگر بیل اپلائی کرنی ہے, کہ یہ باقی سب کاموں کے لیے فٹ ہیں, باقی سارے کام چل رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, ٹانگ کو ٹانگ پہ رکھ کے ہلایا بھی جا رہا ہے. آنریبل کورٹ نوٹس لے کہ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں خان صاحب کا ایک عزیز ان کے کان میں کہہ رہے ٹانگ مت ہلائیں, کیمرہ آن ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹانگ ہلا رہے ہیں بڑی فراوانی کے ساتھ, اس ٹانگ کو مت ہلائیے, کیمرہ چل رہا ہے, لوگ دیکھ لیں گے. یہ کون سی ٹانگ ہے جو 4 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ آصف علی زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کرنے کا بیان, شیخ رشید احمد ضمانت پر رہا ہو گئے. میڈیا سے گفتگو میں کہا 15 روز سسرال میں رہ کر آیا ہوں, گھبرانے والا نہیں. جمعے کو لال حویلی کے باہر اہم خطاب کرنے کا بھی بتا دیا. رپورٹ کر رہے ہیں سہیل راجہ. شیخ رشید احمد ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا. عوامی مسلم لیگ پی ٹی آئی کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی, نعرے بازی ہوئی. میڈیا ٹاک میں شیخ رشید احمد بولے 15 روز سسرال میں رہ کر آیا ہوں, گھبرانے والا نہیں, آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں, کال دی گئی تو پھر گرفتاری دوں گا. میں 15 دن سسرال میں رہ کے آ رہا ہوں, میں گھبرانے والا نہیں, ہم تیار ہیں. میں اپنا آدھا سامان چھوڑ آیا ہوں, اگر کال ہو کے پھر واپس جانا ہے تو سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا. سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا عمران خان اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, پاکستان کو اللہ کے بعد عدلیہ بچا سکتی ہے. ہم کھڑے ہیں سچ کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ نے چاہا اب اس ملک کو اللہ کے بعد صرف عدلیہ بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. میری گھڑیاں, میرا سامان اور میرے پیسے میرے گھر واپس پہنچا دو, ورنہ میں تمہارے خلاف پرچہ دوں گا. شیخ رشید احمد نے کہا کہ جو لوگ ان کی گھڑیاں اور پیسے لے کر گئے ہیں بہتر ہے سامان واپس کر دیں, ورنہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. شیخ رشید احمد کچھ روز قبل آصف زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کرنے کا بیان دینے کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 50,000 مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کی تھی. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے گرد قانون کا دائرہ تنگ کر دیا گیا. غداری کے مقدمے پر ایف آئی اے متحرک ہو گئی. ایف آئی اے کی جانب سے مقدمے کے مرکزی ملزم شوکت ترین کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. تہاڑی قرار دینے کے بعد ایف آئی اے گرفتاری کے لیے اقدامات کرے گا. ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ملزم شوکت ترین کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد لی جائے گی. شوکت ترین کی لیک آڈیو پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے نے فراگوگی اور اس کے شوہر احسن جمیل گجر کو طلب کر لیا. دونوں ملزمان کو مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے اور انہیں جمعے کو وفاقی تحقیقاتی ادارے میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. ایف آئی اے کے مطابق احسن جمیل گجر کے اکاؤنٹ سے 22 کروڑ 39 لاکھ روپے غوثیہ بلڈرز کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے تھے. دونوں کو ایف بی آر کا ریکارڈ اور منی ٹرانسفر کی تمام دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے قانون کو جنگل کا قانون بنانے والے نے 2 دن سے آئین قانون کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ انصاف اور قانون کا پورا نظام ایک شخص کی ضد، انا اور تکبر کے سامنے بے بس نظر آتا ہے. ایک ذہنی مریض کی انا آئین، قانون، عدالت سمیت ہر چیز سے بڑی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی شان کہیں یا مقافات عمل. وفاقی وزیر سیاسی مخالفین کی بیماریوں، پلیٹلیٹس اور ہسپتال میں آخری سانس لیتے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے احساسات کا تمسخر اڑانے والا آج بزرگ اور بیمار بن گیا ہے. ایک شخص اپنی ضد، انا اور تکبر میں آئین، قانون، کسی جج اور عدالت کو ماننے کو تیار نہیں. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کیس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سپریم کورٹ میں پیشی. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے سوا باقی سارے کام کر رہا ہے. مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. نگران حکومت تقرر و تبادلے نہیں کر سکتی. عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن سے تمام اداروں میں ہونے والے خط و کتابت کی تفصیلات طلب کر لیں.
दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी CCPO तब्दील क्यों किया गया? गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफर करने की इतनी जल्दी क्या थी? जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से गुलाम महमूद डोगर को दूसरी मरतबा तब्दील किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के ऐलान के बाद होता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई। आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होना है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि फिर बताएं इलेक्शन है कहाँ? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया है, क्या पंजाब में ऐसा कोई जिला है जहाँ ट्रांसफर ना हुई हो? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। आइन हर सूरत में 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद करता है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। शफाफ इंतखाबात करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन में कोई इबहाम नहीं। निगरान हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहात के साथ दरखास्त देगी। इलेक्शन कमीशन वजूहात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजारत कानून के हुकाम से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए जवाब तैयार कर लिया है। सजाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजारत कानून से मुलाकात। कानूनी मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए जवाब तैयार कर लिया गया। ज़राए कानूनी टीम के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के आम इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से रहनुमाई करे। इलेक्शन कमीशन दोनों असेंबलियों के आम इंतखाबात से मुतालिक अपना जवाब 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। सदर मुमलिकत से दरखास्त है कि मुल्क को आइनी बहरान से निकालें। PTI रहनुमाओं की गुफ्तगू। असद उमर और अली जहदी कहते हैं कौम सदर पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। ये जितनी कोशिश कर लें इनको घसीट कर इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। ये इमरान खान के डर से इलेक्शन से भाग रहे हैं। 2017 जो है उसकी क्लॉज, उसका आर्टिकल 57(1) जो है उसके तहत सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर साहिबान और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है। इसलिए स्पीकर पंजाब असेंबली ने आज ख़त लिखा है, दरख्वास्त की है कि सदर पाकिस्तान मुल्क को इस आईनी बहरान से निकालें। हुकूमत से जिद में सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने और कौमी असम्बली से इस्तीफे देने वाले अब वापसी के लिए बेताब हैं। PTI अरकान असम्बली ने वापसी के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम अदालत में चैलेंज कर दिया। जज्बात और गुस्से में क्या फैसला कभी भी दुरुस्त साबित नहीं होता, जिसकी पशेमानी बाद में होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ PTI अरकान असम्बली के साथ, जिन्होंने पहले हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इस्तीफे दिए, फिर इस्तीफों की मंजूरी रुकवाने के लिए कभी असेंबली तो कभी इलेक्शन कमीशन के फेरे लगाते रहे। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी फवाद हुसैन, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर समेत 70 अरकान ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में स्पीकर कौमी असेंबली, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दायर दरखास्त में PTI अरकान ने मौकिफ इख्तियार किया है कि स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर करने से पहले अरकान का मौकिफ नहीं लिया और इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा मंजूर होने के बाद मेमोरांड को डी नोटिफाई कर दिया। लिहाजा अदालत PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कलादम करार दे और इलेक्शन कमीशन को मुतलका हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद से रोकने का हुक्म दे। हुकूमती नाकिस कारकर्दगी पर इत्तेहादियों ने मलबा एक दूसरे पर गिराना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने खुद को मौजूदा हुकूमत से अलग करार दे दिया। कहती हैं मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी की जिम्मेदार नून लीग नहीं है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की यूथ नुमाइंदों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
यूथ के नुमाइंदों से मुलाकात में मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को मौजूदा हालात से बरीउज़्ज़मा करार देने की कोशिश करते हुए कहा कि मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ है। इस हुकूमत की कारकर्दगी की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। मैं उस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ये मेरी हुकूमत नहीं है। हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरियम नवाज की शाहिद खाकान अब्बासी से पहली मुलाकात है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कठपुतली करार दे दिया। बोले ऐसे लोगों से सामना है जो आईन और कानून नहीं मानते। खैबर पख्तूनख्वा में अमली तौर पर JUIF की हुकूमत है। निगरान हुकूमत को अकरम दुरानी चला रहे हैं। हर धर्मी से कानून और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमलन तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत है। अकरम दुरानी बैठा हुआ है और वो फैसले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर आजम खान, जिनको कि हम बड़े अरसे से जानते हैं, हमारे उनके साथ खानदानी ताल्लुक भी है। बड़ा अफसोस है, उनका एक बड़ा शानदार करियर रहा है। एक ईमानदार, एक बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर की तरह से वो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उम्र के इस हिस्से में आकर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कठपुतली बना दिया है। इस वक्त कानून और आईन का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ अवाम गुर्बत में पिस गई है, महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है, और दूसरी तरफ इनको देखें जो कि घुसपैठी आ गए हैं। वो ना इनको मानते हैं और चाहते हैं कि उनके इक्तिदार को तूल मिले, जो कि गैर कानूनी है। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गवर्नर पंजाब लिकू रहमान की जानिब से एडवोकेट शहजाद शौकत ने सिंगल बेंच के फैसले की तशरीह के लिए दरखास्त दायर की। दरखास्त गुजार के मुताबिक सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को तारीख से मुतालिक गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दे दिया, लेकिन गवर्नर के पास ऐसा कोई आईनी इख्तियार नहीं, जबकि गवर्नर ने असेंबली तहलील करने पर दस्तखत ही नहीं किए। 2 रोज कबल गवर्नर पंजाब ने सूबे में इलेक्शन के हुक्म की वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई इंतखाबात के सिलसिले में गवर्नर पख्तूनख्वा को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली ने 90 रोज में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने गवर्नर को जवाब जमा करने के लिए आखिरी मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए कि 2 दिन का वक्त देते हैं। जिसने जवाब जमा करना है कर लें, जो नहीं करना चाहते ना करें, हम केस को सुनेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से जवाब तलब किया था, जिस पर अदालत ने कहा कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत का जवाब आया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हम आइंदा समाअत पर इस केस को सुनेंगे। हम दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल ने सिर्फ जवाब से मुतल्लिक आगाह किया है। एडवोकेट जनरल गवर्नर की नुमाइंदगी कर सकता है या नहीं, इसको हम देख लेंगे। अदालत ने समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। NA 193 राजनपुर में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग से 48 घंटे कबल इंतखाबी मुहिम खत्म करना होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग से 48 घंटे कबल जलसे, रैली और कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। NA 193 राजनपुर 1 में कौमी असम्बली का ज़िमनी इंतखाब 26 फरवरी को होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तकनीकी लिहाज से 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। इमरान खान की जहनी नापुख्तगी ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें इखराजात कम करना होंगे। ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, 1 अप्रैल को वजारत खजाना ने ऐलान कर दिया कि वो लास्ट क्वार्टर के लिए डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास वो पैसे जारी करने के लिए खजाने में वसाइल नहीं। तो टेक्निकली और इंटरनली 1 अप्रैल को
पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। उसकी दानिशवरी का पैमाना ये था कि वो पाकिस्तान को कितनी जल्दी डिफॉल्ट करवा रहा है। लेकिन इन हालात में जब हमने हुकूमत ली है तो हमें वो नाखुशगवार फैसले करने पड़ रहे हैं। अब IMF ये कह रहा है कि अगर आपने हमारे साथ मामलात को चलाना है तो आप अप फ्रंट उन चीज़ों पर अमल करके दिखाएं जिनको आपने तय किया है, इसके बाद हम आपसे बिजनेस करेंगे। एक तरफ हमें इक्तसादी और मुआशी मसाइल का सामना है। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। हमारे साथ रहिए।